नमस्कार स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध में। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है? कल मैंने आपको सिद्ध बताया था कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध होता है F बराबर में R बटे बिंदु। फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। आज हम एक नया टॉपिक बात करेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में बात करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखो, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र दोनों दर्पणों के लिए निकाल रहे हैं हम। दोनों दर्पणों के लिए यह सिद्ध होगा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, या कह सकते हैं U V F में संबंध, U V F में संबंध। U विमित की दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है और F फोकस दूरी होती है। तो इन तीनों में संबंध ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बार बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण के लिए बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F हो तो इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए या प्रसिद्ध कीजिए। आएगा 1/F बराबर में 1/U प्लस में 1/V। ये आपको सिद्ध करना है, समझ में नहीं बात? ठीक है, तो इसको हम सिद्ध कर देते हैं। तो एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? मैंने कल आपको बताया अवतल दर्पण लेते हैं। तो मैंने एक अवतल दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। ये इसका हुआ मुख्य अक्ष, ये बिंदु ले लिया मैंने, ध्रुव है O, ठीक है। ये मैंने ले लिया दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या ले लिया? वक्रता केंद्र। मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा। कहने का मतलब में वस्तु को, कोई वस्तु है और मैंने ये वस्तु ली, ये आपकी कोई वस्तु है और वस्तु का नाम है AB। वस्तु को मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रतिबिंब ले लिया। तो यहाँ से देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए दो न्यूनतम कितनी प्रकाश किरणें चाहिए? 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो एक प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई, ठीक, दर्पण पर आपतित हुई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर गई? फोकस बिंदु F से गुजर गई। समझ में आई बात? ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण की बात करें तो एक दूसरी प्रकाश किरण में दर्पण के ध्रुव पर आपतित की। दर्पण के दूसरी प्रकाश किरण की यदि बात करें तो हमने दर्पण के ध्रुव पर आपतित की। कहाँ आपतित की? दर्पण के ध्रुव पर। तो मैं इसको दर्पण के ध्रुव पर आपतित कर देता हूँ। तो एक दूसरी प्रकाश किरण मैंने दर्पण के ध्रुव पर आपतित की है। तो मैंने ये प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित की, ये हो गई दर्पण के ध्रुव पर आपतित, ठीक है। तो समान कोण बनाती हुई क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रतिबिंब। जहाँ ये दोनों काटेंगी तो देखो, एक प्रकाश किरण मैंने आपतित की थी, कहाँ आपतित की थी? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की है और एक कहाँ आपतित की है? दर्पण के ध्रुव पर आपतित की है, ठीक है। तो मैंने आपको रूल्स बताए दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, मैंने आपको रूल्स बताए। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। तो ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। एक दूसरी प्रकाश किरण मैंने आपतित की और वो दर्पण के ध्रुव पर आपतित की। कहाँ आपतित की? दर्पण के ध्रुव पर आपतित की है। तो जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण बनाती हुई क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जहां ये काटती हैं दोनों परावर्तित तरंगें, वहां आपका
प्राप्त हो जाता है और इसका नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हुआ वक्रता केंद्र और ये हुआ आपका फोकस बिंदु। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। जैसे इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया है P। क्या नाम दे दिया है? P। इस बिंदु का मैंने नाम दिया है P। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो देखो लिखना क्या है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिस वक्रता जिसमें वक्रता जिसके वक्रता केंद्र के पीछे या अनंत वक्रता केंद्र के मध्य में एक बिंदु AB है। बिंदु AB के बिंदु B से दो प्रकाश किरणें प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं या एक प्रकाश किरण दर्पण मुख्य के समांतर दर्पण के ध्रुव पर आपतित दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात ठीक है फोकस बिंदु से गुजर जाती है। एक अन्य प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और समान कोण बनाती हुई क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। तो ये आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। और मोटा लिख देता हूं, देखो ये है ए डैश और ये है बी डैश। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो हम यहाँ दो त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, मैं डार्क कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ दो त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज लिया मैंने बी डैश ए डैश एफ, दिख रहा होगा आपको। मैंने ये त्रिभुज लिया है बी डैश ए डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश और एफ वाला ये मैंने त्रिभुज लिया। समझ में आई बात? ठीक है, एक त्रिभुज लिया है मैंने एफ ओ और ये त्रिभुज बन रहा है। समझ में आई बात? एफ ओ पी। कौन त्रिभुज है? एफ ओ पी। तो मैंने दो त्रिभुज लिए। त्रिभुज बात करें, सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, उनको हम समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो मैंने दो त्रिभुज लिए। पहला लिया मैंने बी डैश ए डैश एफ, तो पहला लिया बी डैश ए डैश एफ व दूसरा त्रिभुज लिया मैंने त्रिभुज एफ ओ और पी में। देखते हैं एफ ओ पी में, तो देखो बेटा कोण एफ और कोण एफ दोनों ही कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। अगर दो त्रिभुज आपको समरूप करने हैं तो कम से कम दो कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर कर दें तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो देखो ये कोण F और ये कोण भी F, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिख सकता हूं कोण F बराबर में कोण F कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है कोण F और कोण F। दोनों त्रिभुजों में जो कोण F है वो कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण बराबर कर सकते हैं हम यदि ये बिंदु, यदि दर्पण छोटा हो, यदि दर्पण क्या हो? छोटा हो, तो बिंदु P O के नजदीक होता तो ये एक कैसी रेखा होती? पहली बात, यदि दर्पण छोटा है, यदि ऐसे लिख सकते हैं यदि बिंदु P O के नजदीक है, नजदीक है, तो OP को सरल रेखा माना जा सकता है, माना जा सकता है। मैंने आपको कल बताया कि जितनी भी कैलकुलेशन की जा रही है छोटे दर्पणों के लिए की जा रही है। जब दर्पण छोटा होगा तो P बिंदु किसके नजदीक आ जाएगा? दर्पण छोटा होता जाएगा, बिंदु P नीचे आता जाएगा, किसके पास आ जाएगा? बिंदु O के पास आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, और दर्पण छोटा होगा इसलिए इसको क्या मान सकता हूं? मैं सीधी रेखा मान सकता हूं। तो देखो बेटा ये 90 कोण और ये जो सीधी रेखा बन जाएगा कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो कोण A डैश किसके बराबर होगा? कोण O के। तो यहां लिख सकता हूं कोण A डैश बराबर में कोण O कैसे कोण है? समकोण है। कैसे कोण है?
समकोण हैं। तो अपने पास कितने कोण बराबर हो गए? दो कोण बराबर हो गए। कितने कोण बराबर हो गए? दो कोण। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूं, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो मैं इनको समरूप कैसे लगा सकता हूं? त्रिभुज बी डैश, ठीक है, ए डैश एफ समरूप होगा किसके? त्रिभुज, ठीक है, एफ ओ पी। समझ में आई बात? एफ ओ पी, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और आपको पता है, आपने 10th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों की, देखो दो त्रिभुज समरूप हो गए, कौन कौन से? बी डैश, ए डैश एफ, एक तो त्रिभुज ये हुआ, ठीक है, दूसरा त्रिभुज हुआ एफ ओ पी। दोनों त्रिभुजों के मैंने दो कोण बराबर कर लिए। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों एक प्रमेय होती है, ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समझ में आई बात? तो देखो यहां संगत क्या ले लेता हूं? समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समझ में आई बात? जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा भैया? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो ए डैश बी डैश की संगत भुजा ओपी है, इस त्रिभुज की ए डैश बी डैश, इसके संगत भुजा है ओपी। समझ में आई बात? और ए डैश एफ की संगत भुजा है ओएफ। कौन सी है? ओएफ। तो भैया ए डैश बी डैश बटे में ओपी बराबर में क्या होगा? ए डैश एफ बटे में ओएफ। समझ में आई बात? संगत त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा ये है और इसके संगत भुजा ये है, इन दोनों त्रिभुजों में। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं संगत भुजाओं का अनुपात ए डैश बी डैश बटे में ओपी, ए डैश बी डैश बटे में ओपी बराबर में ए डैश एफ अपॉन में ओएफ, ए डैश एफ अपॉन में ओएफ। समझ में आई बात? आगे देखो ए डैश एफ कैसे निकाल सकते हैं इसको? यदि मैं पूरी ए डैश ओ में से ओएफ घटा दूं तो कौन सी भुजा आ जाएगी? ए डैश एफ आ जाएगी। यदि मैं इस पूरी भुजा में से, ठीक है, ये ओएफ घटा दूं तो ए डैश एफ मिल जाएगी। कौन सी भुजा मिल जाएगी? ए डैश एफ मिल जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन में ओपी बराबर में, तो देखो पूरी भुजा ए डैश ओ में से यदि मैं ओएफ घटा दूं तो ए डैश एफ मिलेगी। तो ए डैश ओ माइनस में ओएफ, ठीक है, समझ में आई बात? ओएफ अपॉन में ओएफ। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है? नहीं। अच्छा, जब ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, तो ये जो दूरी है ओपी किसके बराबर होगी? लगभग में एबी के बराबर होगी। तो मैं ओपी को एबी के बराबर मानने पर, बेटा दोनों समांतर रेखाएं हैं तो लगभग ये दूरी और ये दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ओपी को मैंने किसके बराबर मान लिया? ओपी को एबी के बराबर मानने पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ओपी बराबर लिख सकता हूं, यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओपी बराबर में एबी। तो ओपी क्या लिख सकता हूं मैं? एबी। तो यहां आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में एबी बराबर में
समीकरण नंबर दे देता हूं 1, क्या देता हूं समीकरण नंबर 1। वो आपका आ गया समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? दोबारा देख लो, मैंने दो त्रिभुज लिए, कौन कौन से लिए? बी डैश ए डैश एफ ओ पी, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करेंगे। समरूप कब होते हैं त्रिभुज? जब दो कोण मिनिमम दो कोण क्या हो जाए, दोनों के बराबर हो जाए। तो देखो ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख हैं, तो कोण F बराबर F शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। यदि बिंदु P दर्पण छोटा है, यदि दर्पण कैसा है? छोटा है, तो ये जैसे छोटा होता जाएगा दर्पण, तो बिंदु P हो के क्या आता जाएगा? नजदीक आता जाएगा। कहां आता जाएगा? नजदीक आता जाएगा। तो मैं OP को क्या मान सकता हूं? एक सरल रेखा मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? एक सरल रेखा मान सकता हूं, ठीक है। इसलिए ये कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण A डैश बराबर में कोण O कैसे कोण है? समकोण है। कैसे है? समकोण। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये समरूप का चिन्ह लगाया भैया, मैंने क्या लगाया? समरूप का चिन्ह लगाया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये प्रमेय होती है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस भुजा की संगत ये होगी, इस भुजा की संगत ये होगी। तो A डैश B डैश अपॉन में OP बराबर में A डैश F अपॉन में O है। अब बेटा आगे देखो कि जो A डैश F है वो कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि मैं A डैश O में से पूरी में से OF घटा दूं, ऐसा ही किया है मैंने, तो आपको A डैश F मिल जाएगी। समझ में नहीं बात? अब ये एक सरल रेखा हुई, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये दूरी क्या होगी? लगभग बराबर होगी। तो मैंने OP को किसके बराबर मान लिया? AB के बराबर, और OP की जगह क्या रख दिया मैंने? AB रख दिया। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो यहाँ आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। देखो अब मैं अगले त्रिभुज ले रहा हूं, मैं त्रिभुज ले रहा हूं, एक तो त्रिभुज ले रहा हूं B डैश A डैश O, ठीक है। ये त्रिभुज लिया है मैंने B डैश A डैश और O, ये मैंने त्रिभुज लिया है। समझ में आई बात? ये मैंने त्रिभुज लिया B डैश A डैश O, त्रिभुज बन रहा है। तो मैंने अब त्रिभुज लिया दूसरा त्रिभुज B डैश A डैश O व दूसरा त्रिभुज लिया मैंने BAO, ये ले लिया मैंने पूरा। जो त्रिभुज किससे बना है? बिंब से बना है। ये मैंने त्रिभुज ले लिया है पूरा। कौन सा त्रिभुज है? B, ये BAO। तो मैंने दूसरा त्रिभुज ले लिया त्रिभुज BAO में। समझ में आई बात? BAO में। अब ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो समरूप के लिए दो कोण बराबर करने हैं। क्या करने हैं? दो कोण बराबर करने हैं। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो देखो ये कोण कैसा है? समकोण है। कैसा है? समकोण। ये कोण भी कैसा है? समकोण है। समझ में आएगी बात? तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों में कोण A डैश बराबर में कोण A। कैसे कोण है? समकोण है। कैसे है? समकोण है। कोई दिक्कत है क्या? एक कोण बराबर होगा, एक बराबर और करना है। तो देखो बेटा दोनों में कोण O आ रहा है, इसमें भी कोण O है और इसमें भी कोण O है। और मैंने आपको बताया यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। और कोण O इसमें भी है त्रिभुज में और इसमें भी है, तो कोण O बराबर होगा दोनों में किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। ठीक है। तो कोण O बराबर में कोण O किससे?
परावर्तन नियम से समान कोण बनाएगी। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। समझ में आई बात? तो हमें दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। हाँ भाई, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप लिख सकता हूं इनको, त्रिभुज बी डैश, त्रिभुज बी डैश ए डैश को समरूप का निशान लगाया, त्रिभुज बी ए ओ। और समरूप त्रिभुजों के बारे में आप जानते हो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो बेटा, ये भुजा ए डैश बी डैश इसके संगत होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपोन में ए बी, ठीक है। ये भुजा इसके संगत होगी और ए डैश ओ ए ओ के संगत होगी। ये ए डैश ओ है, ये पूरी ए ओ के संगत होगी। तो मैं लिख दिया ए डैश ओ बटे में ए ओ। समझ में आएगी बात, ठीक है। ये जो भुजा है इसके संगत होगी, ए डैश बी डैश संगत होगी किसके, ए बी के, और ए डैश ओ संगत होगी किसके, ए ओ के। समझ में आएगी बात, इसलिए मैंने ये लिख दिया अनुपात। इसको समीकरण नंबर डाल दिया 2। समीकरण 1 और 2 से यदि देखा जाए तो ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान है और ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान है। तो दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे, ये टर्म बराबर है तो ये भी टर्म क्या होंगी, बराबर होंगी। ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से बात कर लेते हैं। तो देखो, ये ए डैश ओ अपॉन में ए ओ बराबर होनी चाहिए किसके, ए डैश ओ माइनस में ओ एफ अपॉन में ओ एफ। समझ में आई बात, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां तक जब आपके समझ में आ गई तो अब इसको आगे करते हैं। देखो, ए डैश ओ और ए ओ, सब पहले ए ओ देखो, ए ओ ध्रुव से किसकी दूरी है, बिंब की दूरी है। तो ये बिंब की दूरी क्या होती है, u होती है। क्या होती है, u होती है। ए डैश ओ किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। कहां से, ध्रुव से। कहां से, ध्रुव से। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। और ओ एफ क्या है भैया, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। ओ एफ क्या है, फोकस दूरी। ए ओ क्या है, ए ओ ध्रुव से। इसमें की सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो बिंदु ओ से ए तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी। और बिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, u से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, u से व्यक्त करते हैं। अच्छा, ए डैश ओ किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की। जो प्रतिबिंब बना है वो किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं। तो देखो, चिन्ह परिपाटी से। और कौन सा दर्पण लिया मैंने, अवतल दर्पण। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह नियम से, ठीक है। सबसे पहले देखो, ए ओ बराबर में u, ए ओ बराबर क्या है, u। लेकिन भैया प्रतिबिंब, बिंब की दूरी है u, और बिंब की दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया, ठीक है। चाहे अवतल दर्पण लो चाहे उत्तल दर्पण लो, बिंब की दूरी क्या होती है, बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। समझ में आई बात। ए डैश ओ किसकी दूरी है,
ठीक है। अब जितने भी मान आए हैं सबको हम यहाँ रखेंगे। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। समीकरण 3 में जितने भी मान आए हैं सबको रख देंगे हम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ इसको आगे मान रख रहा हूँ, इसकी जगह रखा मैंने -b, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा -b, यहाँ रखा मैंने बटे में माइनस में u बराबर में, ठीक है। देखो इसकी जगह -b माइनस और इसकी जगह वो f की जगह माइनस का f है तो कोष्टक में माइनस का f बटे में माइनस का f। ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ आ जाएगा कितना b अपॉन में u बराबर माइनस में b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस f अपॉन में माइनस में f। ये यहां तक आपका आ जाएगा। एक बार देखो फटाफट जल्दी, मैंने केवल समीकरण 3 में मान रखे हैं। a डैश तो की जगह रखा मैंने -b जो लिखा हुआ है -b, इसकी जगह लिखा मैंने माइनस का u माइनस का b माइनस का f लिखा हुआ है की जगह पे और अपॉन में माइनस का f। समझ में आई बात? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समस्या, ठीक है। तो अब मैं इस चित्र को हटा देता हूं, अब मैं इसको आगे यहां कर लेता हूं। तो देखो बेटा यहां तक आपके समझ में आ गया। यहाँ वज्र गुणा कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस के bf बराबर में माइनस के ub, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा प्लस के uf, ये आएगा, ठीक है। दोनों तरफ ubf का भाग देते हैं, दोनों तरफ ubf का भाग देने पर, दोनों तरफ ubf का भाग दे तो भाग दिया, यहां देंगे भाग। तो देखो यहाँ ubf का भाग देंगे तो f कट जाएगा, v कट जाएगा, माइनस के 1 में u बचेगा। यहाँ u v दोनों कट जाएंगे तो माइनस का 1 में f बचेगा। यहाँ देंगे तो प्लस का 1 में v बचेगा, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 में f बराबर में 1 में u इधर चला जाएगा प्लस में 1 में ये आपके पास आ जाता है दर्पण सूत्र। क्या आ जाता है? दर्पण सूत्र। तो बेटा दर्पण सूत्र क्या होता है? यूवीएफ में संबंध क्या होता है? 1 में f बराबर 1 में u प्लस 1 में v। समझ में आई बात? तो ये कहलाएगा दर्पण सूत्र। क्या कहलाएगा ये? दर्पण सूत्र। ये जो दर्पण सूत्र है ये अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए सत्य है, दोनों के लिए अप्लाई होगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो आपको चिन्ह जरूर लगाने होंगे दोबारा। समझ में नहीं बात? वो मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको क्या लगाने होंगे? चिन्ह लगाने होंगे। आपको उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है तो आप चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। चिन्ह दोबारा आपको लगाने होंगे जो जो आपके पास दूरी दे रखी होगी। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो ये आपका हुआ दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या कहलाता है? ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला कहलाता है। मिरर फॉर्मूला समझ में बात? दर्पण सूत्र कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको बात करेंगे आवर्धन क्षमता की। किसकी बात करेंगे? आवर्धन क्षमता की। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर की बात करेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है या फिर आवर्धन क्षमता क्या होती है दर्पण के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1 में इस प्रकार से इसको
सिद्ध कर देंगे। अब दर्पण की रेखीय आवर्धन, हाँ, दर्पण की रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन या फिर आवर्धन क्षमता, दर्पण की रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, दर्पण की रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर किसकी, दर्पण के लिए। तो देखो होती क्या है, आवर्धन क्षमता क्या होती है भैया, आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है, रेखीय आवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखीय आवर्धन कहलाती है, दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। दोबारा सुनो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है या दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। समझ में आएगी बात। तो देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। अब देखो m बराबर में मैंने मान लिया बेटा जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई h2 है, कितनी है, h2 है, तो मैंने लिया h2, ठीक है। बिंब की ऊंचाई है h1। ये सही है क्या, नहीं ये सही, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी किसमें मापी जाती है, ऋणात्मक मापी जाती है, ठीक है। तो h2 किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आएगी बात। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई आवर्धन क्षमता कहलाती है, m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई मैंने h2 मानी और बिंब की ऊंचाई मैंने h1 मानी तो h2/h1 माइनस क्यों आया है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है और मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां, मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां हैं वो किसमें मापी जाती हैं, ऋणात्मक मापी जाती हैं। कैसे मापी जाती हैं, ऋणात्मक मापी जाती है। समझ में आएगी बात, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, m बराबर में इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस में h2 क्या है, प्रतिबिंब है, इसकी जगह a' b' लिख सकता हूँ बटे में ये क्या है, बिंब है, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं ab, क्या लिख सकता हूँ, ab। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि a' b' ये पढ़ा था आपने, चूंकि प्रतिबिंब आपने दर्पण में पढ़ा था, तो a' b' अपॉन में ab बराबर होता है a' को अपॉन में a। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये उसमें पढ़ा था। समझ में बात। समीकरण नंबर 2 आया, कौन सा आया था, समीकरण नंबर 2 आपके पास ये आया था। तो मैं इसके स्थान पर इसको से देख सकता हूं, तो मैंने इसके स्थान पर लिख दिया इसको, तो m बराबर में माइनस में a' को अपॉन में a को क्या है, a' को क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, इसकी दूरी है प्रतिबिंब की, तो m बराबर में माइनस में प्रतिबिंब की दूरी अवतल के लिए क्या होती है, ऋणात्मक माइनस b अपॉन में ये क्या है, बिंब की दूरी माइनस में u, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ जाएगा, m बराबर माइनस b अपॉन में
समझ में आई बात? ठीक है, ये आवर्धन क्षमता होती है, दोनों के लिए होती है, इसके लिए दोनों के लिए होती है ये, ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो ये आवर्धन क्षमता आपकी आ जाएगी, आवर्धन क्षमता है आपकी -v/u। अच्छा, आवर्धन क्षमता बताती क्या है? आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, प्रतिबिंब बिंब से कितना छोटा है, ये बताती है। कहने का मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति बताती है। क्या बताती है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताती है। कौन? आवर्धन क्षमता। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। m बराबर में क्या होता है? m बराबर में होता है -v/u होता है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे फॉर्मूला और हैं आवर्धन क्षमता के, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, आगे जो आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला है वो और देख लेते हैं। तो देखो आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला और होता है, और वो होता है आपका m बराबर में -v, m बराबर में -v -f/f। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ कैसे आ रहा है। ये आपके पास अभी अभी देखा आपने, आपके पास देखो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे आधारित, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ये केवल किसमें है? v और f में ही है। आवर्धन क्षमता किसमें है? v और f में है, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में ही है। ठीक है, ये कैसे आता है? आपने अभी पढ़ा 1/f बराबर में 1/u प्लस 1/v, ये आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ v का गुणा कर देता हूँ। किसका गुणा कर देता हूँ? v का। तो यहाँ v/f दोनों ओर कर दिया मैंने, v/u बराबर प्लस में यहाँ किया तो a, इधर ले जाता हूँ इसको तो माइनस का, इधर ले जाता हूँ इसको तो किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो इधर आया ये तो माइनस के v/u, कोई समस्या? इधर ले गया मैं इसको, तो देखो इधर ले जाता हूँ मैं, तो इधर ले गया इसको, तो 1 माइनस में v/f। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपके पास आ गया है। और इसकी जगह आप पता है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, और बताया मैंने m लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? m। तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया m। ठीक है, m लिख दिया मैंने यहाँ, और m यहाँ लिख दिया। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? f। ठीक है, ये आ जाएगा, लघुत्तम आ गया f। ठीक है, f माइनस में f माइनस में, और ये क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v माइनस कॉमन ले लिया तो किसका हो जाएगा? यहाँ प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? सबके समझ में आ गई? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला प्राप्त आपको हो जाएगा, -v प्लस में आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा आपके पास m बराबर में यहाँ आ जाएगा f। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ये किसका आ जाएगा? ये f प्लस का माइनस का v। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, -v प्लस में f। ठीक है, और बटे में f, और यहाँ माइनस लगा रखा है आगे। ठीक है, ये प्लस का है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस मैंने क्या ले लिया? इसमें से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला ये बनेगा। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और होता है आवर्धन क्षमता का, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन क्षमता का वो भी देख ले, दोनों ही याद रखने हैं आपको। ये होता है m बराबर में -f/u माइनस में f। ये भी फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। तो मैंने आपको आवर्धन क्षमता कितने फॉर्मूले बताए? 3 फॉर्मूला बताए। कितने बताए? 3। हाँ, मैंने आपको आवर्धन क्षमता की 3 फॉर्मूला बताए। एक ये था, समझ में आई बात? एक b और f में ये था, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक ये है। तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं? आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो मैं आपको इसके एग्जांपल कराता हूँ 1-2।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा, दर्पण सूत्र समझ में आया होगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई होती है, क्या बताती है कि बिंब से प्रतिबिंब बड़ा है या फिर छोटा है। समझ में आई ये बात। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसके तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। समझ में आई ये बात, ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप क्वेश्चन ले लेते हैं, कल में इसके क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। तो देखो किताब का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किताब का एक एग्जांपल है, आपकी किताब में एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर आपका 11.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं इसका, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है, और क्या ज्ञात करनी है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। पहले सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जितने भी दर्पण के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप देखेंगे दर्पण कौन सा है। तो दर्पण आपके पास है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और उस अवतल दर्पण की क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर में दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। जब वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। तो मैंने फोकस दूरी निकाली, f बराबर में 15/2, f बराबर में 15/2, ठीक है। पीछे हल कर लेंगे इसको। अच्छा, अब देखेंगे चिन्ह। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक। तो माइनस लगा दिया सेंटीमीटर, ठीक है। अब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, बिंब की दूरी। किसकी दूरी, बिंब की दूरी। तो जब वस्तु रखी हुई है इतनी दूरी पर दर्पण से, वो क्या होगी, बिंब की दूरी। और बिंब की दूरी दे रखी है u बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो यह बिंब की दूरी अवतल हो चाहे उत्तल हो, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह लगाना है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमको निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी आवर्धन क्षमता। तो दर्पण सूत्र अपने पास होता है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f की जगह पे दे रखा है 2 पांच जाएगा ऊपर, f का मान रखेंगे तो माइनस के 2/15 बराबर u का मान दे रखा है कितना, -10, ठीक है, अपॉन में -10। चिन्ह जरूर लगाए भैया, ध्यान रखना, बिना चिन्ह के क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस लगाया।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस लगा है, ठीक है, प्लस में 1 में इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर किया प्लस का हो जाएगा 1 में v बराबर में माइनस के 2/15 प्लस के 1/10, लघुत्तम कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 4, ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे 1 में v बराबर में यहाँ पे 15 दूनी 30, 2 बार गया 2 गुना ऐसे करेंगे तो माइनस के 4, 10 या 30 तो प्लस के कितना आ जाएगा 3 बटे में कितना आ जाएगा बताओ 30, समझ में आई बात। 1 में v बराबर में आ जाएगा माइनस 1 में 30, तो v का मान दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। पृथ्वी में की दूरी कितनी आ गई, पृथ्वी में कितनी दूरी बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कहां से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, समझ में आई बात, ठीक है। कोई समस्या है क्या, ये पहला पॉइंट हो गया, पृथ्वी में की स्थिति प्राप्त हो गई, किसकी स्थिति प्राप्त हो गई, पृथ्वी में की स्थिति प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट है आवर्धन क्षमता निकालते हैं, जब आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो ही प्रकृति प्राप्त होगी, समझ में कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ये सब प्राप्त होगा। तो देखो आवर्धन क्षमता हम निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर में माइनस b अपॉन में u। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर में माइनस b अपॉन में u, ठीक है। b का मान आपके पास है, u का मान है, तो आवर्धन क्षमता निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। m बराबर में u क्या जाएगी माइनस के, यहाँ रखेंगे तो माइनस के 30 बटे में माइनस के 10, ठीक है, तो m बराबर में माइनस के 3। आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए जो आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी तो कितनी प्राप्त हो जाएगी -3 प्राप्त हो जाएगी, समझ में आई बात। इसका अर्थ क्या है कि जो पृथ्वी में है कहां बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, ठीक है। अब प्रकृति बात कर लेते हैं, आवर्धन क्षमता बताती है, अच्छा माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि पृथ्वी में कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, कहां बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। वस्तु से कितना गुना बन रहा है 3 गुना, कैसा बन रहा है 3 गुना। और बेटा अवतल दर्पण से पृथ्वी में कैसा बनता है वास्तविक बनता है, ठीक है। ये केवल एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी बनता है और नहीं हमेशा कितना बनता है वास्तविक बनता है, समझ में आई बात। अवतल दर्पण से पृथ्वी बनता है वास्तविक, कैसा बनता है वास्तविक। तो प्रकृति देखो, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, पृथ्वी को लिखनी है लाइन, पृथ्वी को वास्तविक, पृथ्वी को वास्तविक एवं वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। पृथ्वी कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा और वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा 3 गुना बड़ा बनेगा, समझ में आई बात। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया एक, इसके बाद में आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे कल, आप इसको आज इसके पीडीएफ फाइल डाल दी जाएगी, आप इसको पीडीएफ फाइल को पढ़ें एक बार ध्यान से, ठीक है, और वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर आपको अगली क्लास में इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आपको चिन्ह लगाने में कोई भी समस्या या परेशानी ना हो। इस पाठ में से न्यूमेरिकल ज्यादातर आ जाता है, ठीक है, और अब कई बार आ चुका है। ये दोनों पार्ट ऐसे हैं, अगला पार्ट इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, एक 4 नंबर की डेरिवेशन होती है, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।